जब कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो होता है सुबह से लेकर शाम तक, जब वो जद्दोजहद करके मेहनत की रोटी कमाता है, पैसे कमाता है, उसके बाद महंगाई की बढ़ती दरों को देखकर उसके मन में एक सवाल आता है कि शायद सरकार जो है महंगाई की बढ़ती दरों के साथ साथ उसकी भी जो आय है उसके बारे में कुछ सोचेगी, कुछ फैसला लेगी। और इसी के साथ अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो 45 लाख से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारक जो हैं वो एट्थ पे कमीशन की घोषणा को लेकर इस तरीके से सरकार की ओर उम्मीद की आंखों से देख रहे हैं। लेकिन हालिया जो स्थिति देखने को मिलती है उसमें सरकार ने 6 महीने पहले इसको लेकर घोषणा कर दी थी, ऐलान कर दिया था कि एट्थ पे कमीशन आने वाला है। लेकिन हालिया स्थिति जो देखने को मिल रही है, गठन नहीं हुआ है, चेयरमैन को लेकर भी कोई खबरें सामने नहीं आई हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए सर आप का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है सर, फाइनेंस यानी पे। अ, मंजीत सिंह पटेल जी, आप ये जो हैं वो ऑल इंडिया एफपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के चीफ लीडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू उर्वशी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो सर पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा एट्थ पे कमीशन को लेकर, सबसे बेसिक चीज जो इस वक्त हर सरकारी कर्मचारी के मन में उठ रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के पास क्या फॉर्मूला है, कि किस तरीके से वो इस पर काम कर रही है। देखिए मैडम, 16 जनवरी की अगर मैं बात करूं, भारत सरकार के जो रेल मंत्री हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने, उस समय जी। दिल्ली के चुनाव थे और अश्विनी हम्म। वैष्णव जी ने 16 जनवरी को इस बात का अनाउंस किया था कि 10 साल हो चुके हैं और 1 जनवरी 2026 से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पे कमीशन ड्यू है। और उसकी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उस पे कमीशन को गठन गठन पे कमीशन का गठन करने का फैसला किया है। हम बहुत जल्द ही पे करेंगे और हमारी जो कमीशन होगा वो 1 जनवरी 2026 से बिना देरी के पे कमीशन का लाभ देगी कर्मचारियों को। और ठीक वैसे ही वो लाभ मिलेगा पेंशनर्स को। लेकिन जी। अभी तक ना तो कमेटी बन पाई है, ना जी। कमीशन बन पाया है, ना कोई मेंबर का नाम अनाउंस हुआ है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि इन 6 महीनों में जनवरी से लेकर के जुलाई निकल गया, आज आखिरी जुलाई है, 31 जुलाई है आज। जी। तो अभी तक 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। लेकिन और जो जो एफर्ट्स हुए हैं सरकार की तरफ से वो केवल इतने हैं कि 3 बार पे कमीशन के ऑफिस सेटअप को लेकर के जो भर्ती का विज्ञापन दिया था उन्होंने, बस उसकी डेट 3 बार बढ़ाई, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अभी संसद में भी 2-3 क्वेश्चन भी आ गए हैं, कई माननीय सांसदों ने इस बारे में सरकार से सवाल किए हैं। जी। तो जो सरकार का जवाब आया है वो भी बहुत अच्छा जवाब नहीं आया है। वो जवाब ये आया है कि एक बार पे कमीशन के सदस्यों का गठन का ऐलान, जो जिसे आप गजट कहते हैं, जब गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जी। वो गजट आखिर कब आएगा, ये एक सवाल है। सरकार ने जिस तरह से दिल्ली के चुनावों में पे कमीशन के गठन के ऐलान का जो उन्होंने जो उसका एक तरीके से कहा कि भुनाने वाली बात, जो उसको भुनाया है वो तो हो गया। तो अब कर्मचारियों के लिए इतना डिले क्यों? 65 लाख जी। तकरीबन तकरीबन पेंशनर्स हैं, 30-32 लाख तकरीबन तकरीबन वर्किंग एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और वैसे ही हम लोग पीछे से तकरीबन तकरीबन 6 माह पहले से, जब डियरनेस अलाउंस बढ़कर के 50% हो गया था, तब से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे डीए को, जैसा कि 7th पे कमीशन में इस बात के सजेशंस दिए गए थे कि जब डियरनेस अलाउंस बढ़कर के 50% हो जाएगा तो उसको बेसिक में मर्ज कर देंगे। तो जी। बेसिक में अब तक मर्ज नहीं किया गया है, उसकी वजह से हमें 10 से 12% हर महीने सैलरी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम्म। तो एवरेज अगर देखा जाए, हर कर्मचारी को करीब करीब 3,000 रुपए का हर महीने नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कि पूरे देश में तकरीबन तकरीबन 40 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो 40 लाख का आप देखिए कि मतलब जो है एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार हर महीने बचा रही है। और उस पर भी पे कमीशन में भी ढीला साजी कर रही, हीला हवाली कर रही। तो ये ठीक नहीं है। सरकार को, अभी संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र जैसे ही खत्म हो सबसे पहला एक्शन होना चाहिए कि पे कमीशन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है। अभी तक इसको लेकर जो भी एफर्ट सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि केवल 2026 में इसको लाने की बात कही गई है लेकिन अभी तक इतना कुछ हुआ भी नहीं है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखते हैं तो तकरीबन इसमें 7वें वेतन आयोग में 18 महीने का समय लगा था। तो क्या आपको लगता है कि बाकी अभी जो वक्त बचा हुआ है उसमें जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी।
देखिए मैडम, एक बात कहूंगा कि सातवें पे कमीशन में पहली बार जो एक्वायर्ड फार्मूले को इस्तेमाल में लाया गया था। तो जो डॉक्टर एक्वायर्ड का जो फार्मूला था, जो न्यूट्रिशन बेस्ड है, कि कितनी कैलोरी कंजम्पशन पर यूनिट माना गया है, उसको ध्यान में रख करके मिनिमम वेजेस तैयार किए गए थे। जी। और उस सेवेंथ पे कमीशन में जो सबसे स्पेशल बात थी वो थी पे मैट्रिक्स की। एक बार पे मैट्रिक्स बन चुकी है, तो उस पे मैट्रिक्स को नई बार से नई पे मैट्रिक्स नहीं बनानी है, बल्कि एक नए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, या जिसको हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, उस फिटमेंट फैक्टर को लाने के बाद उस पे कमीशन की पूरी मैट्रिक्स को रिप्लेस करना है। तो इसमें ज्यादा काम नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पे कमीशन के पास काम होते हैं। जैसे हम लोगों ने जो 15 TOR दिए हैं, जिन्हें आप टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कहते हम्म। हैं, जो जेसीएम की स्टाफ साइड की तरफ से भारत सरकार को दिए जा चुके हैं, और उनको देने के बाद 2 से 3 महीना हो चुका है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को दिए होने के बाद। हम्म। उन्हीं मुद्दों पर सरकार बात करेगी। उसमें क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी भी होगा, उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी, उसमें जो है मतलब जो है जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए कौन सी सरकार योजना लेकर के आती है, वो भी होगी, उसमें मेडिकल पॉलिसी भी होगी, मतलब हम्म। तमाम चीजें। उसमें एक पेंशन पॉलिसी भी है कि हमारी जो डिमांड है पुरानी पेंशन बहाली की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो भी है। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए एटलीस्ट आयोग को कम से कम 8-10 महीने चाहिए। तो अब तो ये तय है, 7वां महीना निकल चुका है, 5 महीने जी। बचे हैं। 8 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तो स्टडी करने के लिए चाहिए। फिर जी। रिपोर्ट आएगी 1-2 महीने बाद। फिर उसे हम्म। इम्प्लीमेंट होते होते मतलब अभी 1-1.5 साल का काम बाकी है। तो ये तो तय है कि जून 2026 के बाद ही कुछ हो पाएगा फाइनली, अगर ये जल्द से जल्द पे कमीशन के गठन का ऐलान करते हैं। तो ये डिले तो हो चुका है। अब सरकार कुछ भी कहे, इजी गवर्नेंस कहे, मिनिमम गवर्नेंस कहे, शिफ्ट गवर्नेंस कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यही है, स्लो हो चुका है गवर्नेंस, डिले हो चुका है गवर्नेंस। और अभी सरकार की जो मंशा दिख रही है वो भी अच्छी नहीं दिख रही है। कर्मचारी परेशान है और आंदोलन के लिए आंदोलित हो रहे हैं धीरे धीरे। संभव है कि आंदोलन भी करेंगे। जी सर, जैसे आपने बताया इन तमाम चीजों को स्टडी करने के लिए तकरीबन 1 डेढ़ साल का समय सरकार को चाहिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो देरी हो रही है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, कर्मचारी कयास लगा रहे हैं कि दिल्ली का जी। चुनाव था, तब घोषणा कर दी गई। अभी बिहार का चुनाव है तो आयोग का गठन होगा, और फिर कोई और चुनाव आएगा, अभी 27 में जी। चुनाव आएगा, तब उसके पहले रिपोर्ट आएगी, उसको लागू करेंगे। तो देखिए, सरकारें ये तो करती हैं कि थोड़ा बहुत बेनिफिट तो लेती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं जी। है। और कर्मचारियों के वोट से फर्क पड़ता है। 2024 में कर्मचारियों की बड़ी नाराजगी दिखी है, सरकार ने खुद माना है कि नाराजगी दिखी है उनको। जी। तो फर्क पड़ता है, लेकिन इस तरह से काम करना मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ना ही मैं ये मानता हूँ कि सरकार ऐसा सोच रही होगी। डिले जी। कुछ कारणों से हो सकते हैं, जैसे बीच में इंडो पाक कोलिजन शुरू हो गया था, तो बीच में तनाव रहा 1-1.5 महीने तक, तो उसकी वजह से जी। थोड़ा डिले हुआ। फिर बीच में अभी इंडिया अमेरिका जो टैरिफ है, इस पर भी चूंकि बहुत नजरें टिकी हुई हैं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई बीच बीच में, सरकार का ध्यान उस तरफ ज्यादा रहा। तो हम मानते हैं कि उसका वजह राजनीतिक ना हो तो बढ़िया है, और राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जी। अगर राजनीतिक इसकी डिले की वजह राजनीतिक है, तो फिर कर्मचारी भी फिर नाउम्मीद होता है। तो फिर वो ये सोचता है कि ये सरकार देगी, नहीं देगी तो बहुत कम देगी, उम्मीद के अनुरूप नहीं देगी। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम यही विश्वास करते हैं कि इस डिले की वजह तकनीकी हो, राजनीतिक ना हो। फिर एक चीज कही जाती है कि देर आए सबेर आए, लेकिन जब सबेर आएगा तो उसको लेकर जो सैलरीज हैं, जो पेंशन है, उसको किस तरीके से निर्धारित किया जाए? क्योंकि अगर हम पिछले फिटमेंट फैक्टर की बात करें, जिसके आधार पर मेरे ख्याल से ये जो सैलरीज है, पेंशन है, वो डिसाइड की जाती हैं, वो 2.57 था। इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, कल भी मैं, जो जेसीएम का स्टाफ साइड होता है, स्टाफ साइड के चीफ लीडर हैं डॉक्टर एम राघवैया साहब, जी। कल मेरी उनके साथ बैठक थी। और जी। वो 12 लोगों का एक दल होता है जेसीएम, जिसे आप इस ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड कहते हैं। सेंट्रल जी। गवर्नमेंट की चुनी हुई जो मान्यता प्राप्त यूनियंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव उसमें आते हैं, चुन करके आते हैं। तो उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए हैं, उस पर हमारी काफी डीपली बात हुई है। और कुल मिलाकर के जो हमारा जो मेन फोकस है, वो ये है कि एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम जो हमारा लेवल 1 का कर्मचारी है, हम्म। सबसे छोटा कर्मचारी है, तो उसकी अभी 18,000 रुपए सैलरी है। जी। हमारा फोकस है कि 50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 50,000 पर भी देखते हैं, हम उसको 50,000 मिनिमम मान करके चल रहे हैं कि यहाँ तक हमें खींचना है, उसकी जरूरत है। तो वो 2.86 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनता है, फिटमेंट फैक्टर बनता है।
तो सबसे छोटे कर्मचारी को 2.86, और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ कहना है, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि एटलीस्ट उसकी सैलरी 50,000 से कम ना हो। जी सर। अ, उम्मीदों की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को अभी जो आपने बेसिक पे की बात करें जो मिनिमम है, क्या महंगाई दरों को देखते हुए आपको लगता है कि इस वक्त जो उनका बेसिक पे चल रहा है वो वाजिब है? नहीं, बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। मैं मैडम यही बात बताना चाह रहा हूँ, अगर दिल्ली में आज मैं बात करूँ, तो जी। जो एमटीएस है, लेवल 1 का कर्मचारी है, जिसे आप मल्टीपल टास्क स्टाफ कहते हैं, आप जरा सोचिए कि उसको आज 27,000 रुपए वेतन मिलता है। हमें जी। दिन रात काम कर रहा है जो आदमी, उसको 27,000 रुपए का वेतन मिलता है। तो जी। क्या दिल्ली जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे शहर में, क्या 27,000 रुपए का वेतन सफिशिएंट है बच्चों की जी। परवरिश के लिए, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसके अपने खर्चों के लिए? एक अच्छी, जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, एक अच्छी डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या वो उसका रहन सहन, खाना पीना, जी। मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन क्या हो पाएगी? तो वो कहीं से मतलब जो है माकूल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसीलिए हम लोग बार बार इसको कहते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ा है। करीब करीब 10 से 15% का वहीं पर गैप है, और आने वाले समय के लिए भी हमें 15-20% का ग्रोथ चाहिए। तो उस लिहाज से हम लोग देखते हैं 40-45% को एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी बात है, भारत में जो अभी का जो सिनेरियो है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, हमारे पेरेंट्स की संख्या, हमारे पेरेंट्स भी हम हम्म। पर डिपेंडेंट हैं। तो अभी तक पे कमीशन में 3 यूनिट को एक परिवार माना गया था, मतलब हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे, जिनको आधा आधा यूनिट माना गया था। तो अभी हम लोगों की जो डिमांड है, इन 3 यूनिट को बढ़ा करके 5 यूनिट किया जाए, इसमें मदर और फादर को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि एक पूरा परिवार हो सके, जो भारतीय जी। परिवार जिसको कहते हैं। हम लंदन में नहीं रहते हैं कि वहाँ पति पत्नी अलग हो गए और बच्चे अलग पलते हैं, ऐसे ऐसे कंट्री में नहीं रहते। भारत एक ऐसा परिवार का देश है जहाँ सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, जहाँ दादा दादी रहते हैं, और जी। बेटा बहू रहते हैं, और उनके फिर पोते पोती रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 5 यूनिट को कंसीडर करके चल रहे हैं कि 5 यूनिट की को एक परिवार माना जाएगा, जाना चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन 40% की ग्रोथ हम यहाँ से देखते हैं। तो इसको लेकर आपकी तरफ से कोई सजेशन सरकार को के पटल पर हम लोगों रखा ने गया है? जी, हम लोगों ने 5 यूनिट की डिमांड की है। 3 यूनिट को हम्म। बढ़ा करके 5 यूनिट किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे इन्फ्लेशन के साथ जो डियरनेस अलाउंस का जो गैप है उसको फिल हम्म। किया जाए। और इसके साथ साथ आने वाले 10 साल में जो चेंजेज आ जाएंगे, अभी का जो लाइफ स्टाइल है, जी। अभी जैसे हम लोग शिफ्ट, अगर मैं बात करूं, आज डीजल और पेट्रोल से शिफ्टिंग हो गई है बैटरी पे, इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसको आप ईवी कहते हैं, वहां ईवी शिफ्ट पे। हो गया। अगर आप कल कार 10 लाख रुपए की ले रहे थे, अगर जी। आपको आज के जमाने के हिसाब से शिफ्ट करना पड़े, तो 40% आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया है। क्योंकि जो जी। कार आप 10 लाख रुपए में पेट्रोल और डीजल की लेते थे, वो अब 14 लाख रुपए की आपको खरीदनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा 40%। और ये केवल आपके व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं है, आपके हम्म। लिविंग स्टाइल पे, आपकी फूडिंग पे है, आपकी लॉजिंग पे है, आपकी क्लोथिंग पे है, आपकी एजुकेशन पे है। मतलब जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, इन सभी पे ये परिवर्तन आया है 40-45% का। तो वो फुलफिल करना है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना ही पड़ेगा, और अगर हालिया तब स्थिति की जाकर के बात करें। कर्मचारी के लिए। जी। जी। अगर इसलिए हालिया मैं स्थिति की हालिया बात, स्थिति। जी। तो अमेरिका की तरफ मैं से भी उर्वशी को। टैरिफ वॉर जी। लग चुका है, तो कहीं ना कहीं वहां से जो चीज हुई है उसका असर भी महंगाई पे तो दिखेगा, और वहां का सीधा मार जो है वो कर्मचारी पे भी दिखेगा। देखिए, टैरिफ लगता है तो उसका इम्पेक्ट बहुत तेजी से दिखेगा, आपको शेयर जी। मार्केट पे दिखेगा, जी। आपकी रोजमर्रा की चीजों पे दिखेगा, आपको ऑयल पे दिखेगा, आपको जी। बैटरीज पे दिखेगा, क्योंकि बैटरीज बनाने वाली भी कंपनियां बहुत सारी बाहर की हैं। जी। तो टैरिफ का असर आपके जीवन के हर हर घटक पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी तो खैर टैरिफ की बात करना इसलिए बेमानी होगा, क्योंकि अभी तो वार्ता के दौर में है, अभी तो जी। माहौल बनाया जा रहा है टैरिफ को लेकर के। इसके अलावा सर, जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर क्या कुछ आपका नजरिया है? सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये सब कुछ, इसको इसको झेलने की जरूरत है। हमारी अपनी भी शर्तें कुछ ना कुछ रहेंगी, तो उसको जी। लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं, लेकिन ये जरूर है
कि आज के सिनेरियो के हिसाब से, आज के आर्थिक हालातों के हिसाब से सैलरी का रिवाइज करना बहुत जल्द अनिवार्य है, और सरकार को इसमें लेट लतीफी नहीं करनी चाहिए। लेट लतीफी सिर्फ और सिर्फ सरकार को नुकसान पहुंचाएगी, वो चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे किसी दूसरी जगह का चुनाव हो। जी सर। एक सवाल, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था नेटवर्क का, तो उसमें शायद कट गया मेरा सवाल, कि जो पुरानी पेंशन की जो योजना है उसकी बहाली को, उसकी बहाली की मांग को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कर्मचारी पिछले 10-15 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हम पूरे देश में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चला रहे हैं। जी। और देखिए, सरकार इसमें झुकी है। सरकार ने कई चीजें मानी है। पहला बदलाव किया 10 से 14%, 1 अप्रैल 2019 को किया। दूसरा बदलाव ये किया कि अगर किसी की सर्विस के दौरान डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसे ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प दे दिया। कर्मचारी का पूरा अंशदान ब्याज सहित वापस कर दिया। तीसरा बदलाव किया कि वो जो है 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प लेकर के आई है, एश्योर्ड पेंशन स्कीम हम्म। के नाम पर। लेकिन उसमें भी अभी बहुत सारी कमियां हैं। ओल्ड पेंशन जी। की स्कीम के मुकाबले 20, 25, 30% खतरनाक है, नुकसानदेह है मतलब। तो जी। अगर ओपीएस को हम 100 नंबर दें तो यूपीएस को मुश्किल से 60 और 70 नंबर हमें देने पड़ेंगे। तो अभी यूपीएस, हम ये तो कह सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का दरवाजा तो बन सकती है, लेकिन अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले बेहतर नहीं है, ना ही उसकी बराबरी कर पा रही है। तो अभी यूपीएस को इसीलिए हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो बहुत बड़ी कमियां हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अभी केवल माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने खुद ही एक पार्लियामेंट के सवाल के जवाब में कहा है कि केवल 31,655 लोगों ने अभी उसको स्वीकार किया, जो 1% से भी कम है। तो हमने कल रिक्वेस्ट भी की है माननीय मंत्री जी हम्म। से कि हमें एक बार फिर से टाइम दिया जाए। जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं, जो एनपीएस के तहत नौकरी कर रहे हैं, उनको एक बार सरकार बुलाए, तब इसका जी। समाधान निकलेगा। जब तक यूपीएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन का प्रावधान और कर्मचारी अंशदान की वापसी सुनिश्चित नहीं होती है, तब तक यूपीएस को कोई स्वीकार नहीं करेगा। और ये बात हमने 24 फरवरी को माननीय मंत्री जी के साथ बैठक में भी कही थी, लेकिन उस पर जी। ध्यान नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 25 साल पर 50% पेंशन की गणना को आधार बनाया। जी। ज्यादातर राज्यों में 25 साल की नौकरी ही लोगों की नहीं हो पा रही। उनको जब रेगुलर किया गया तो उनकी उम्र 40-45 साल हो चुकी थी, तो ऐसे में उनको पेंशन ही कहाँ मिलेगी। तो सरकार को इस पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। 25 को घटा करके 20 ही करना पड़ेगा, ताकि सबके लिए यूनिफाइड हो सके। 20 साल की सर्विस लेंथ को 50% सरकार, और कर्मचारी अंशदान की वापसी करे, और वॉलंटरी रिटायरमेंट की डे से पेंशन देने की शुरुआत करे, तभी फिर चाहे वो एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो, तभी कर्मचारी उसको स्वीकार करेंगे। सर, अगर 2026 में जो टाइम दिया गया है सरकार की तरफ से, अगर तब तक इसको लेकर कुछ भी नहीं किया जाता है, या फिर इसकी जो गति है वो इसी तरीके से नजर आती है, कुछ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि कल हमने राइटिंग में सरकार को एक अल्टीमेटम लेटर भेजा है जी। कि हमने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक 8वें पे कमीशन के सदस्यों का ऐलान नहीं होता है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर वापस नहीं लिया जाता है, जी। तो हम लोग अक्टूबर में दिल्ली का घेराव करेंगे। पूरे देश से कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और हम अपनी मांगों के लिए अड़े रहेंगे तब तक, जब तक कि हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। हमें सरकार या उसका कोई भी ऐसा जो सिस्टम जो जो कर्मचारियों के अंदर करता है, वो इस चीज को मतलब जो है इग्नोर नहीं कर सकता कर्मचारियों की मांग। जी। इसके अलावा सर, अगर आठवें वेतन आयोग में ओपीएस और एनपीएस में कुछ भी नहीं किया जाता है, तो उस पे क्या रहेगा आपकी तरफ से? हम लोगों ने, देखिए, हमारा जो काम था यूनिफाइड पेंशन स्कीम को फेल करना, जी। हमने उसे स्वीकार नहीं किया। अब सरकार की हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर किरकिरी हो रही है, भद्द पिट रही है सरकार की। सरकार जी। को पता है कि जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बनाने में उसने 1.5 साल लगाए। जी। उसने एक कमेटी गठित की, 1.5 साल का समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और रिसोर्सेज बर्बाद हुए। और वो ऐसा एक उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया जिसे मतलब जो है हम लोग उल्टा पुल्टा स्कीम कहते हैं, जिसको कोई लेने को तैयार नहीं है। तो जी। आपने इतना समय, पैसा और रिसोर्सेज बर्बाद किए, ये आपकी गलती है। हमने तो आपको बहुत पहले समझाया था, हमने कोशिश की समझाने की। तो हमारी तरफ से तो एक रिस्पांस तो आपको मिल गया कि आपने जो बनाया वो एकदम कूड़ा है, करकट है, किसी जी। का नहीं है। है कि हमारा आंदोलन अभी भी वैसे ही है, उसी मजबूती के साथ खड़ा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन की बहाली नहीं।
अगर आप इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करते हैं तो ये तो वाजिब ही है कि आप जो है बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों से मिलते होंगे, उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती होंगी, जो उनकी डिमांड्स होती होंगी, रिक्वायरमेंट जो होती होंगी, आप काफी रूबरू उनसे रहे होंगे, जानते होंगे बखूबी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वो बेसिक चीजें हैं जो इन कर्मचारियों के मन में है सरकार से, जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं? देखिए, कर्मचारी तो बेचारा पुरानी पेंशन चाहता है। वो तो जी। ये कहता है कि पे कमीशन भी थोड़ा डिले हो जाएगा चलेगा, लेकिन उसकी जी। पुरानी पेंशन बहाल हो जानी चाहिए। जी। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम तो देखिए, तो मतलब जो बात करते हैं वो ना केवल कर्मचारी के हित की हो, बल्कि सरकार के भी हित की हो, देश के भी हित की हो। जी। तो हम सरकार को वो सुझाव देते हैं। एक बड़ी सीधी सी बात है उर्वशी जी, कि डेथ या डिसेबिलिटी जब भी होती है एनपीएस जी। कर्मचारी की, चाहे रिटायरमेंट से एक दिन पहले हो जाए और चाहे 10 साल पहले हो जाए, जी। हर हालत में कर्मचारी का अंशदान जीपीएफ की तरह उसके परिवार को दे दिया जाता है, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर पेंशन दी जाती है उसके परिवार को। हम जी। ये बात कह रहे हैं कि अगर वो 30 35 25 साल की सेवा पूरी करके रिटायर हो रहा है, तो भी उसे ये ऑप्शन देने में क्या दिक्कत है? जब आप एक दिन, अगर जी। वो पहले मर जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, तब दे रहे हैं। अगर 10 साल पहले हो जाए, नौकरी करने के 2 ही साल में, 2 साल में, तब भी आप दे रहे हो, तो उसको क्या दिक्कत है? रिटायरमेंट पे भी दे दीजिए आप। जी। तो ये कोई बड़ा इश्यू है, लेकिन वो होगी तो ये पुरानी पेंशन अपने आप ही बहाल हो जाएगी, तो बड़ा इशू नहीं है। जी। इसके अलावा सरकार ने बोला था कि अगर इसको लागू करने में देरी होती है तो हम एरियर भी इसमें देंगे, लोग जो कर्मचारी हैं उनको। तो क्या लगता एहसान नहीं है? करेगी उसी जी सरकार कोई। जी। उर्वशी जी, देखिए, सरकार कोई एहसान नहीं करेगी हमें एरियर दे करके। हमारा जी। एरियर तो वैसे 18 महीने का दबा करके बैठी हुई है। उल्टे जी। सरकार पर हमारा एहसान है। 18 महीने जी। का डीए का एरियर 3,500 करोड़ रुपए मुश्किल से होगा। अभी सरकार के जी। जीएसटी के हवाले से एक खबर आई थी कि 95,000 करोड़ रुपए सरकार के पास जीएसटी में पड़े हुए हैं। सरकार को नहीं पता कि उसको कैसे खर्च करें, कहाँ खर्च करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। अभी ये रिपोर्ट आई है, मुश्किल से एक हफ्ते पहले। हम उसमें से 3,500 करोड़ सरकार हमारे देना नहीं चाह रही है। 18 महीने का एरियर, उसको 4 साल हो गया, 2020 का, 2020 और 21 का वो एरियर है, वो नहीं दे रही है। तो सरकार तो कोई एहसान नहीं कर रही है एरियर दे करके। जी। सरकार को एरियर देना पड़ेगा। जितना डिले करेगी वो दिक्कत सरकार के लिए है। कर्मचारियों को तो लेना है, वो अपना हक लेना जानते हैं, लेकर के रहेंगे कर्मचारी। जी। तो जैसे कि लास्ट में एक चीज बचती है कि अगर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो इस वक्त सरकार से इस तरीके से नाराज होकर बैठ जाते हैं कि उनकी तरफ से सोचा नहीं जा रहा है, महंगाई की जो दरें हैं लगातार बढ़ रही हैं, तो आप जैसे जो लोग हैं वो, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनकी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार को लेकर क्या रुख रहने वाला है कर्मचारियों का? देखिए देखिए देखिए, कर्मचारी अभी परेशान है, क्योंकि आपने 6 महीने पहले पे कमीशन की घोषणा कर दी। जी। अभी तक कुछ कार्रवाई आपकी दिख नहीं रही है। आपने पेंशन के मसले पर इतने आंदोलन हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा ऐलान किया, फिर हरियाणा के इलेक्शंस में जा जा करके उन्होंने कहा कि अब हम बहुत बढ़िया पॉलिसी लेकर के आए हैं, यूनि पेंशन स्कीम। और हकीकत यह है कि उसमें सरकार की किरकिरी हो रही है। तो 2 बार सरकार इसमें जल चुकी है, अगर देखा जाए। जी। तो अब सरकार को चेत जाना चाहिए कि सरकार जिस सिस्टम को लगा रही है, जिन लोगों को इसके समाधान में लगा रही है, उनकी नीयत को भी समझे। कहीं ऐसा तो नहीं भाई इनको बदनाम करना चाहते हैं, ताकि जी। समाधान ही ना हो, तो सरकार की किरकिरी होती रहे। तो ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना लड़ाई बाहर से होती है, उतनी ही लड़ाई अंदर से भी होने की संभावना रहती है। तो ये तो तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि जिसके लिए आपने कहा कि हमने समाधान कर दिया है, यूपीएस ले आए हैं, उसको कोई लेने को तैयार नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो कम से कम उस टीम को बुलाओ, उससे पूछो, आपने ये क्या बना करके रखा है, इस प्रोडक्ट को कोई लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है। और जी। अब अफेक्टेड जो मेंबर हैं उनको बुला करके इस समाधान पर चर्चा करिए, समाधान निकालिए। हमारे पास समाधान है। हम ऐसे नहीं अड़े हैं कि एनपीएस को स्क्रैप करा के ही ओपीएस लेंगे। दो जी। रास्ते हैं ओपीएस बहाल कराने के, एक एनपीएस को स्क्रैप करके और एक एनपीएस में बदलाव करके। हम दोनों रास्ते उनको बताएंगे कि कैसे हम ओपीएस को बहाल करा सकते हैं, और सरकार पर कोई खास बर्डन भी ना पड़े।
और बर्डन कहते किसे हैं? हमारी तो अर्थव्यवस्था वैसे भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बजट में खुद ही कहा था, पहले हमारे जी। पास पैसा नहीं था, अब हमारे पास पैसा है। अब हम 12 लाख तक टैक्स फ्री कर रहे हैं, और बारह जी। लाख पचहत्तर हजार रुपए तक जिसकी आमदनी है वो जीरो टैक्स के दायरे में आएगा। तो आपने ही ये बड़ी बड़ी बातें की हैं, हमने तो कही नहीं है। तो आप जी। उन बड़ी बातों को जो बोले हो तो उसको साकार करके दिखाओ, कर्मचारियों का जी। उनका हक दे करके दिखाओ, तब तो पता चले कि बड़ी है, हमारे पास पैसा है। तो क्या कर्मचारियों के मन में कुछ ऐसा है कि सरकार की तरफ से अगर इस बात की घोषणा की गई है तो उसका जो मोटिव है तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है? देखिए, सरकारें तो राजनीति करती हैं, इसमें कोई कोई डाउट वाली बात है नहीं, क्योंकि उनका काम जी। है राजनीति करना, उनको चुनाव जीतने हैं, तो वो करते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट, उसकी भी एक मर्यादा होती है मैडम। और वो अगर जी। मर्यादा पार हो जाए तो फिर कर्मचारियों के मन में ये बात बैठ जाती है कि हम सरकार के साथ नहीं काम कर रहे, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मांग रहे कोई डिमांड। हमारी जी। डिमांड भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से नहीं है। हमारी जो भी डिमांड है वो भारत की सरकार से है। भारत की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। हमको ऐसा अवसर मिला कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा। लेकिन कुछ चीजें गलत हो रही हैं जो शायद उनकी नजर में सही से नहीं पहुंच रही, वो पहुंचने की जरूरत है। कर्मचारी महज 1% है पूरी आबादी का, और वो जी तोड़ मेहनत करता है, वो चाहे कोरोना हो, चाहे कोई और आपातकालीन सिचुएशन हो, सब में बढ़ चढ़ करके सरकारी कर्मचारी भाग लेते हैं, देश के साथ खड़े रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो अपनी सैलरी भी कटवाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो भी भारत की सरकार की बजाय भारत की किसी पार्टी से मांगने लग जाए। ऐसा नहीं विवश करना चाहिए उनको। तो आपके माध्यम से भी हम भारत सरकार को यही संदेश भेजना चाहते हैं कि हम जी। सरकार से मांग रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं मांग रहे। आप हमें ऐसा मत करो कि हमें किसी पार्टी से मांगना पड़े, वो ठीक जी। नहीं, क्योंकि हम पार्टी के लोग नहीं है, हम सरकार के लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मुद्दे पे चर्चा करी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पे जानना चाहते हैं कि सरकार का आगे क्या रुख होने वाला है, और सरकार को भी आपके माध्यम से पता चलेगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।